आसमान पर चमकता और दमकता मरीख हमें अपनी जानिब बुला रहा है और हम भी उसकी जानिब जैसे खिंचते ही चले जा रहे हैं। यही वजह है कि अगले चंद सालों में हम मरीख पर इंसानी कॉलोनियां बनाने वाले हैं। लेकिन मरीख किसी तौर भी हमारे लिए आसान चैलेंज साबित नहीं होगा। हमें वहां बहुत से पेचीदा जिस्मानी और जहनी उलझनों का सामना रहेगा। इन सब मसाइल को हमने पिछली किस्त में तफसीली समझा भी है। हमने ये भी समझा है कि किस किस्म के वहाँ घर बनाए जाएंगे, वहाँ किस तरह की नफ्सियाती और जिस्मानी पेचीदगियाँ हमारा पीछा करेंगी। मरीख बहुत वसी है। इंसान जब वहाँ कॉलोनियाँ बनाकर उसे अपना मस्कन बनाएगा तो हमें वहाँ यकीनन आबादी के फैलाव के गर्ज से मरीख के दूर दराज गली कूचों और मोहल्लों की खाक छाननी पड़ेगी। यहाँ ये भी सवाल उभरता है कि जब इंसान अपने बेस कैंप से ही स्पेस सूट के बगैर नहीं निकल सकेगा तो फिर वहाँ सैकड़ों किलोमीटर का फासला कैसे पैदल तय करेगा, क्योंकि खलाई लिबास में एक ख़ास मिकदार में सब कुछ होता है। ये कतन इसलिए नहीं बनाए जाते कि इनमें कई दिनों तक रहा जा सके। तो फिर क्या होगा मरीख पर अगर कई इंसानी मिशंस सैकड़ों किलोमीटर के फासले पर हुए तो क्या वो कभी आपस में नहीं मिल सकेंगे? आज की आखिरी किस्त में हम इसी तरह के दीगर मसाइल को डिस्कस करेंगे जो बज़ाहिर यहाँ पर तो छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन मरीख पर इनका वजूद बहुत बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं नस्ल इंसानी का अगला पड़ाव और मैं हूँ मोहम्मद शाज़ेब सिद्दीकी। दोस्तों, मरीख अगरचे सैर सपाटे की जगह नहीं है बल्कि मुश्किलात से घिरा हुआ एक सहरा है, मगर इसके बावजूद मुख्तलिफ अमूर के लिए हमें अपने बेस कैंप से बाहर सफ़र करना पड़ेगा। मरीख के दूर के इलाकों तक सफ़र करने के लिए और उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए मरीख के बासियों को 3 किस्म की गाड़ियां यानी रोवर्स फराहम किए जाएंगे। फ़िलहाल उन खलाई गाड़ियों की कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलोमीटर तक चलने की होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी कैपेसिटी में इजाफा होता जाएगा। पहली किस्म की खलाई गाड़ियां मुकम्मल तौर पर पैक होंगी। इनका ये फ़ायदा होगा कि इनमें मरीखी साइंसदान बगैर स्पेस सूट के बैठ सकेंगे और इन्हें कंट्रोल कर सकेंगे, जबकि दूसरी किस्म की खलाई गाड़ियाँ ओपन होंगी जैसे सफारी जीप वगैरह। इसको चलाते हुए इंसानों का स्पेस सूट पहनना ज़रूरी होगा। तीसरी किस्म की खलाई गाड़ियाँ शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियों पर मुश्तमिल होंगी। इंसान खलाई गाड़ी के अंदर रहते हुए मरीख पर मौजूद मादनियात और मिट्टी वगैरह का इंतहाई करीब से जायज़ा ले सकेगा। अंदाज़ा है कि कॉलोनाइजेशन से मंसूब ये तमाम एजाज़ात इंसान अगले 50 साल में अपने नाम कर लेगा, लेकिन इस दौरान सबसे अहम मसला ये दरपेश होगा कि मरीख पर फ़ज़ाई कुर्रा यानी फ़ज़ाई दबाव ही मौजूद नहीं, जिसके बायस इंसानों को गारों और दीगर जगहों पर अपने बेस कैंप बनाने पड़ेंगे। जब कभी इन बेस कैंप से बाहर निकलना होगा तो मखसूस किस्म का खलाई लिबास पहनना होगा, क्योंकि इंसान मरीख पर फ़कत 2 मिनट तक बगैर स्पेस सूट के सर्वाइव कर सकता है। मरीख पर फ़ज़ाई दबाव की कमी का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ज़मीन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तकरीबन 101 किलो पास्कल है, जबकि मरीख पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तकरीबन 0.6 किलो पास्कल है। इंसान 30 किलो पास्कल के फ़ज़ाई दबाव तक सांस ले सकता है, इससे नीचे सांस लेना नामुमकिन होता है। तजर्बे के दौरान जब 30 किलो पास्कल से कम फ़ज़ाई दबाव किया गया तो मालूम हुआ कि इंसान के अंदर मौजूद मादा जो लिक्विड हालत में होता है, इससे कम फ़ज़ाई दबाव में गैस की शक्ल इख्तियार करना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि तजर्बे का सामना करने वाले साइंसदानों ने यह भी बताया कि वो आस्ता आस्ता अपने हवास खोना शुरू हो गए थे। आखिर में उन्हें सिर्फ यही याद रहा कि इनकी ज़ुबान पर मौजूद लिक्विड भी उबलकर गैस में तब्दील होना शुरू हो गया था। फ़ज़ाई दबाव के कम होने के बायस ही मरीख पर पानी भी लिक्विड हालत में मौजूद नहीं रहता। वहाँ पानी सिर्फ गैसी या सॉलिड फॉर्म यानी बर्फ़ की शक्ल में मौजूद रह सकता है। मरीख पर फ़ज़ाई दबाव तो बस पहली मुश्किल है। मामलात उस वक्त ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं जब मालूम होता है कि मरीख पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन 1% से भी कम है, जिस वजह से वहाँ खुली फ़ज़ा में सांस लेना मुमकिन नहीं, क्योंकि इंसानी निज़ाम उसी सूरत में सांस ले सकता है अगर ऑक्सीजन फ़िज़ा के अंदर 20% तक हो।
इन हकाइक से हमें मालूम पड़ता है कि जो इंसान मरीख पर जाकर आबाद होंगे उनके लिए बेस कैंप से बाहर निकलना क़यामत सुग़रा से कम नहीं होगा। फिर यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर सारी ज़िंदगी उन्होंने बेस कैंप में ही गुजारनी थी तो उन्होंने मरीख का रुख ही क्यों किया, वहाँ आबादकारी के लिए इतना पेचीदा सिस्टम ही क्यों बनाने की कोशिश की। इन्हीं मुश्किलात पर काबू पाने के लिए साइंसदानों ने मरीख को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का मंसूबा बनाया, जिसे टेराफॉर्मिंग ऑफ मार्स भी कहते हैं। ये मंसूबा 1000 साल से 1 लाख साल तक तवील हो सकता है, लेकिन साइंसदानों का दावा है कि इस मंसूबे के कामयाब होने के बाद मरीख मुकम्मल तौर पर ज़मीन जैसा एक सियारा बन जाएगा और इंसान लंबे अरसे तक ज़मीन के साथ साथ मरीख पर भी हुक्मरानी कर सकेगा। जदीद तहकीकात हमें बताती हैं कि आज से लाखों साल पहले ये सुर्ख सियारा ज़मीन जैसा था। इस पर पानी भी मौजूद था, मगर मकनातीसी मैदान ना होने की वजह से इसकी फ़ज़ा आहिस्ता आहिस्ता खला में ज़ाया होती गई और आज ये एक बंजर और बेआबा सियारा है। बल्कि मरीख के मदार में मौजूद सेटेलाइट्स ने बाकायदा नोट किया है कि इस पर बची कुची फ़ज़ा खामोशी से आज भी ज़ाया हो रही है। यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या मरीख का मकनातीसी मैदान दोबारा बहाल किया जा सकेगा। ये ना हो कि हम सैकड़ों साल लगाकर इसकी फ़ज़ा को बहाल तो कर दें, मगर मकनातीसी मैदान ना होने की वजह से ये दोबारा खला में ज़ाया हो जाए। तो इसका जवाब है कि मरीख का मकनातीसी मैदान बहाल करना मुमकिन नहीं, मगर हाल ही में साइंसदानों ने इसका एक मुमकिना हल ये सोचा है कि मरीख से कुछ लाख किलोमीटर के फासले पर एक अजीम शील्ड खला में मुअल्लक की जाएगी, जो सूरज से आने वाले मकनातीसी रेडिएशंस को मरीख तक पहुँचने नहीं देगी। बज़ाहिर पेपर वर्क पर यह तरीका कामयाब भी दिखाई देता है और अंदाज़ा किया जा रहा है कि अगर हम इसे प्रैक्टिकली करें तो शायद ये काम भी दिखा सकता है। अगर ये तरीका नाकाम हो गया तो मरीख के गिर्द सेटेलाइट के ज़रिए बिजली से मुज़य्यन मसनूई तौर पर सुपर कंडक्टिंग रिंग बनाने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। अगर तमाम तजावीज़ नाकाम हो गई तो फिर कहा जा सकता है कि हम जिस फ़ज़ा को सैकड़ों साल की मेहनत के बाद बहाल करेंगे वो यकीनन ज़ाया हो जाएगी, मगर याद रहे कि इसको ज़ाया होने के लिए कई लाख साल लगेंगे। इस दौरान अगर इंसान मौजूद हुए तो वो आगे किसी और दूसरे अजराम फल्की पर शिफ्ट कर चुके होंगे। सो ये घाटे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि आने वाले कुछ 100 सालों में मुख्तलिफ अवामिल के बाइस ज़मीन इंसानों के रहने के लिए कम पड़ जाएगी। इससे पहले हमें कोई और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। नस्ल इंसानी को अपनी बका की खातिर हिजरत करनी पड़ेगी। मुख्तसर ये कि मरीख के माहौल को तब्दील करना पड़ेगा। इस ज़मन में एक एहतियात बहुत ज़रूरी है कि मरीख को ज़मीन जैसा बनाने के चक्रों में हमें हर कदम इंतहाई मुहतात होकर रखना पड़ेगा। कहीं पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कहीं कोई गलती सरजद हो गई तो ज़मीन तो हमारे हाथों से जा ही रही है, मरीख भी हमेशा के लिए जहन्नुम बन जाएगा, जिस वजह से मादूम होती इंसानियत जो इस कायनात के सिर्फ एक सियारे तक ही महदूद है, हमेशा के लिए फना हो जाएगी और उसका नामो निशान मिट जाएगा। लिहाजा टेराफॉर्मिंग भी खतरात से लेस है। यहाँ पर किसी किस्म की जल्दबाजी महंगी साबित हो सकती है। मरीख के फ़ज़ाई दबाव को बढ़ाने के लिए इंसान कोशिश करेगा कि सबसे पहले वो वहाँ पर वो ख़तरनाक गैसेस छोड़े जिनकी वजह से आज ज़मीन गर्म है। बल्कि ये कहना सही होगा कि वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस की बाकायदा फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, जिस वजह से मरीख का दर्जा हरारत बुलंद होना शुरू हो जाएगा और कुतबैन पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पिघलकर गैस बन जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो मरीख का फ़ज़ाई दबाव 0.6 पास्कल से बढ़कर 9 पास्कल तक हो जाएगा। मरीख के मदार में मौजूद आवारा पत्थरों पर अमोनिया बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, लिहाजा कोशिश की जाएगी कि उन पर रॉकेट दाग कर उन पत्थरों का रुख मरीख की जानिब किया जाए, जिस वजह से उसके फ़ज़ाई दबाव में मज़ीद इजाफा होगा और नाइट्रोजन की भारी मिकदार उसकी फ़ज़ा में दाखिल होगी। इसके बाद ज़मीन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामी केमिकल रॉकेट्स में भरकर मरीख की सतह पर दागा जाएगा। ये केमिकल ग्रीन हाउस गैसेस में सफ़े अव्वल में शुमार होता है, जिस वजह से मरीख का फ़ज़ाई दबाव तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैलकुलेशंस के मुताबिक मरीख को गर्म करने के लिए CFC की इतनी मिकदार ज़रूरत होगी जितनी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़मीन पर तकरीबन 60 सालों में पैदा की जाती है। इस खतरनाक कीमियाई हथियारों से हटकर मरीख को गर्म करने के लिए अदसों को इस्तेमाल करने की भी तजवीज़ दी गई कि अजीम और देवहेकल लेंस इसके मदार में भेजे जाएंगे, जो सूरज की रोशनी को जमा करके उसके कुतबैन और दीगर जगहों पर फेंकेंगे। एक मरतबा मरीख पर फ़ज़ाई दबाव बढ़कर 19 किलो पास्कल तक चला गया
तो फिर हमें मरीख पर स्पेस सूट की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहरहाल वहाँ पर एक अजीम मसला रहेगा। लेकिन ऐसे बड़े सहरा में 120 किलो वजनी स्पेस सूट से निजात हासिल करना ही हमारी पहली कामयाबी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मरीख के बासी बगैर स्पेस सूट के फ़कत एक ऑक्सीजन मास्क लगाकर चहलकदमी कर सकेंगे। लेकिन एक बार ये सब अहदाफ हासिल हो गए तो हमें मरीख की सतह पर साइनोबैक्टीरिया और एल्जीज की मखसूस किस्म को प्लांट करना पड़ेगा। ख्याल किया जाता है कि ज़मीन के शुरू के अदवार में इन्हीं जानदारों ने कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके ऑक्सीजन निकाली और ज़मीन को दीगर जानदारों के रहने के काबिल बनाया। ये तजर्बा बराह रास्त मरीख पर किया जाएगा। लेबॉर्ट्री में मरीख जैसी कंडीशंस में इन जानदारों को 34 दिन तक रखा गया और कामयाबी से इन्होंने 34 दिन गुजारे। साइंसदानों को अंदाज़ा है कि हम एक मरतबा इस काम पर लग गए तो आने वाले तकरीबन 100 सालों में हम ये तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लेंगे। ये भी तजवीज़ है कि ज़मीन से मुख्तलिफ कनस्तर भिजवाए जाएंगे जो मुख्तलिफ पौधों से भरे होंगे। इन सिलेंडर्स को मरीख की सतह पर छोड़ा जाएगा ताकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को इंसानों के लिए ऑक्सीजन में बदलते रहे। ये इंतहाई मौसर और सस्ता तरीका होगा। एक मरतबा जब ऑक्सीजन मरीख की फ़िज़ा का 20% हिस्सा कवर कर लेगी तो फिर वहाँ पर इंसान, हैवान, चरिंद परिंद और दीगर जानदार बआसानी अपनी ज़िंदगी रवा रख सकेंगे। मरीख पर अमूमन कई माह तक शदीद तूफ़ान आते हैं। फ़िज़ाई दबाव ज़्यादा हो जाने के बायस इन तूफ़ानों का सिलसिला भी थम जाएगा। मरीख पर पानी के नदी नाले और दरिया बहने लगेंगे, जंगलात उग आएंगे, कीड़े मकोड़े चरिंद परिंद फैल जाएंगे। मरीख पर भी ज़मीन जैसा बादलों और बारिशों का निज़ाम शुरू हो जाएगा। इस दौरान ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस मरीख के गिर्द ज़मीन जैसा ओजोन का ग़िलाफ भी बन जाएगा जो सूरज की रेडिएशन से हमारी हिफाजत करेगा। मरीख पर टेराफॉर्मिंग के इस मंसूबे को मुकम्मल होने में सैकड़ों, हज़ारों या फिर 1 लाख साल तक का अरसा लग सकता है। जहाँ ये हकीकत है कि इस सारे अमल के बाद मरीख ज़मीन जैसा एक सियारा बन जाएगा, वहीं ये भी हकीकत है कि अब तक सिर्फ एक पेपर वर्क है। अमली तौर पर हमारे पास ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं जो इतने बड़े पैमाने पर ये सब कर सके। लेकिन साइंसदानों का ख्याल है कि इंसान जल्द ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर लेगा जिसके ज़रिए वसी पैमाने पर ऐसी टेराफॉर्मिंग मुमकिन हो सकेगी। मरीख पर मुस्तकबिल के इंसानों के लिए कुछ इंतजामात भी किए जा रहे हैं। सन 2008 में मरीख के जनूबी कुतुब पर लैंड करने वाले फोनिक्स लैंडर में डीवीडीज से मुज़य्यन एक मुकम्मल लाइब्रेरी भी भेजी गई जो फोनिक्स के सबसे टॉप पर मौजूद है ताकि मरीखी मुसाफिर फारिग औकात में इस लाइब्रेरी में डीवीडीज को देख सकेंगे। इन डीवीडीज में मरीख के बासियों को मुस्तकबिल में दी जाने वाली हदायत भी मौजूद हैं। मरीख पर इंसानी कॉलोनियाँ आबाद करने के बाद वहाँ पर रॉकेट्स बनाने वाली जदीद फैक्ट्रियाँ लगाने पर गौर किया जाएगा जिसके लिए वहाँ पर मौजूद पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन और ऑक्सीजन बनाकर उन्हें बतौर फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा। मरीख से ज़मीन की जानिब फ़्लाइट्स शुरू की जाएंगी। इस तरीके से खलाई सियाहत की सनत को फ़रोग़ मिलेगा। चूँकि मरीख की मिट्टी ज़रख़ेज़ नहीं है, इसी खातिर इंसान के मरीख पर पहुँचने के बाद खाद की डिमांड बढ़ जाएगी जिस वजह से ज़मीन पर फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनीज का बिजनेस चमक उठेगा। मरीख से जब इंसान वापसी का रास्ता हमवार करेगा तो वहाँ पर उगाए जाने वाले फल और सब्जियाँ ज़मीन पर महंगे दामों बेची जाएंगी। यानी इसके ज़रिए इंसान अपने कारोबार को बैनुल-अक़वामी से बढ़ाकर बैनुल सयारती यानी इंटरप्लेनेटरी बिजनेस की जानिब बढ़ जाएगा। मुझे गुमान होता है कि आने वाले वक्त में मरीखी इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए खलाई एजेंसियाँ मुख्तलिफ़ किस्म के ओहदे भी बेच सकती हैं। यानी 4 साल के लिए मरीख के किसी इलाके के गवर्नर का अलामती ओहदा भी रखा जा सकता है जिसकी एक कीमत मुकर्रर की जाएगी। जो शख्स वो कीमत अदा करेगा वो 4 साल के लिए मरीख के उस हिस्से का गवर्नर कहलाएगा। इस रकम को मरीख पर खर्च किया जाएगा। चूँकि फ़िलहाल ज़मीन से बाहर कायनात भर में समुद्री क़वानीन का इतलाक़ होता है, सो कायनात का कोई भी इलाका किसी भी मुल्क की मलकियत नहीं है। इसी खातिर कोई भी मुल्क मरीख पर हाकमियत का दावा नहीं कर सकता। यानी जो मरीख पर पहले पहुँचेगा वो जहाँ चाहेगा घर बना सकेगा। ये कायनात की खूबसूरती ही है कि इंसान अज़ल से इस पर काबिज़ होने का ख्वाब देखता आया। कभी अपने महबूब के लिए चांद तारे तोड़ने का अज़म करता दिखाई दिया तो कभी महबूब को ही चांद कह डाला। इंसान कायनात पर कब्ज़े के ख्वाब की जानिब पहला कदम अगले चंद सालों में उठा लेगा। ये कदम अक्लमंदी है या फिर बेवकूफ़ी?
चूँकि वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है, लिहाजा इस मुश्किल सवाल का जवाब हम वक्त पर ही छोड़ते हैं। अगर कायनाती पैमाने यानी यूनिवर्सल स्केल पर देखा जाए तो मरीख हमसे बहुत ही करीब है, इंतहाई करीब। इसकी कुर्बत का ये हाल है कि हमें अपने इस पड़ोसी सियारे पर खलाई जहाज़ के ज़रिए पहुंचने के लिए 9 माह दरकार होंगे। अगर हम इसी खलाई जहाज़ का रुख पड़ोसी सितारे की जानिब मोड़ दें तो हमें अल्फा सेंचुरी की जानिब पहुंचने में तकरीबन 72,000 साल लगेंगे। अगर हम फैमिली को इस खलाई जहाज़ में अपनी कहकशां यानी मिल्की वे की सैर करवाना चाहें तो इसके एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक पहुंचने में हमें तकरीबन 4.6 अरब साल लग जाएंगे। और अगर इस दौरान हमारे बच्चे ज़िद करना शुरू हो जाए कि हमने पड़ोसी कहकशां यानी एंड्रोमेडा को करीब से देखना है तो हमें खलाई जहाज़ के ज़रिए एंड्रोमेडा तक पहुंचने में तकरीबन 106 अरब साल लगेंगे। ये एक आसान तरीके से कायनात की वस्तुओं को समझाने की कोशिश की गई है। याद रहे, अल्फा सेंटोरी हमारा पड़ोसी सियारा है जिस तक हमें बजरिया खलाई जहाज़ पहुंचने में तकरीबन 72,000 साल लगेंगे। वो हमसे सिर्फ 3 नूरी साल दूर है, जबकि अब तक की तहकीकात के मुताबिक हमारी काबिल मुशाहिदा कायनात का हुजूम तकरीबन 93 अरब नूरी साल है। कायनात इससे बाहर कितनी वसी है, इसके किनारे कहाँ हैं, इस मुतल्लिक हमें बिल्कुल नहीं मालूम। आने वाले सैकड़ों सालों तक बल्कि हज़ारों सालों तक शायद हम अपने निज़ाम शमसी में ही कैद रहें और कायनात के दीगर गोशों को हसरत की निगाह से देखते रहें। लेकिन इंसान कायनात में अपने नकूश छोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। मरीख पर इंसानों की आबादकारी के मुतल्लिक ये सीरीज़ आज अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी है। बहुत अरसे से इस सीरीज़ को बनाने का ख्याल आता रहा, लेकिन इसको बनाने के लिए अक्टूबर 2020 के महीने का इंतखाब इस खातिर किया क्योंकि आजकल मरीख ज़मीन के इंतहाई करीब है और बहुत वाज़े आसमान पर दिखाई दे रहा है। इसे आसमान पर नारंगी रंग की सूरत में बआसानी देखा जा सकता है। लिहाजा आप भी बाहर निकल कर आसमान पर इसे ढूंढिए, इसे देखिए और इसे खुश आमदीद कहिए और अपने बच्चों को बताइए कि ये है नस्ल इंसानी का अगला पड़ाव। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे किसी और सीरीज़ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।